जुमा मस्जिद ट्रस्ट के बड़ा कब्रिस्तान में अकेले ट्रस्टी नजीर तुंगेकर के पास है 42 ओटे। सुनिए समाज सेवी इकबाल ममदानी का एक और सनसनीखेज खुलासा। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुंबई जुमा मस्जिद ट्रस्ट की 48 संपत्तियां, उसका हेरफेर, उसमें किए गए घोटाले, उसमें किया गया अवैध निर्माण, लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे हैं। बड़ा कब्रिस्तान में कोविड काल में किए गए घोटाले, उसमें किया गया अवैध निर्माण, इस पर भी हमने आपको खबरें दिखाई। अब बड़ा कब्रिस्तान में ही मौजूदा जितने ट्रस्टी है उनमें एक ट्रस्टी है नजीर तुंगेकर साहब। नजीर तुंगेकर साहब ने यहां पर 42 ओटे ले रखे हैं। 42 ओटों में से 21 ओटे उन्होंने ट्रस्ट में एक प्रस्ताव पारित करवा करके, एक रेजोल्यूशन पास करवा करके अपने परिवार के सदस्यों को 21 ओटे उसमें से वितरित कर दिए। 21 ओटे फिलहाल नजीर तुंगेकर के पास हैं। किस तरह से एक ही परिवार या एक व्यक्ति इतने ज्यादा तादाद में कब्रिस्तान में कब्रों के ये ओटे अपनी विरासत के तौर पर रख सकता है? शरीयत, हदीस, इस्लाम, कुरान कहां इसकी इजाजत देता है? क्या कह रहे हैं नजीर तुंगेकर के इस ओटा घोटाले पर, बड़ा कब्रिस्तान के ओटा घोटाले पर समाज सेवी इकबाल ममदानी? सुनिए। इकबाल भाई, पिछली बार आप बता रहे थे कि जामा मस्जिद ट्रस्ट के एक ट्रस्टी है नजीर तुंगेकर साहब, तो उनके बारे में आपको कुछ खुलासा करना था कि किस तरीके से गड़बड़ झाला या प्रॉपर्टी जो अभी डेवलपमेंट मस्जिद की जाने वाली है तो उसमें हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए, तो उसमें कुछ कागजी खेल खेला गया है, कुछ अलग से मतलब विरसा दिया गया है, वारिस बनाया गया है। क्या पूरा खेल है ये? देखिए, जिस नजीर तुंगेकर की हम बात करें तो फिलहाल वो जामा मस्जिद के चेयरमैन है, शोएब खतीब के बहुत करीबी लोगों में। मुझे ऐसा लगता है कि शायद जितनी भी चीज़ें होती है उसमें उनका एक बहुत बड़ा रोल है। साथ ही साथ जो अभी ट्रस्ट में जितने कमेटी के मेंबर्स हैं, ऐसा हो नहीं सकता है कि उनकी इजाज़त के बिना सारी चीज़ें चल सके। लेकिन अगर हम तुंगेकर साहब की बात करें तो तुंगेकर साहब का एक स्कैम जो हमारे सामने आया है वो वाकई में चौंकाने वाला है। उनके अपनी अहलिया के नाम, सलमा के नाम पर एक रूम था जिसे उन्होंने 2015 में, यानी कि 9/4/2015, आप ये देख सकते हैं बिल्डिंग नंबर 15B, फर्स्ट फ्लोर जामा मस्जिद, याह्या नज़ीर अहमद तुंगेकर, उन्होंने 4.65 एरिया मीटर यानी कि तकरीबन ये 45 फुट के आसपास होता है, वो अपने एक रूम में रजिस्ट्रेशन करके ये सारी चीज़ें दी गई है, जिसकी वैल्यू बताई गई 4,90,000, ड्यूटी पेड की गई है 24,600 रुपया, रजिस्ट्रेशन फीस है 5,000 रुपया। ठीक है, अब इसी घर के अंदर हम आते हैं आगे। ये प्लॉट नंबर 15, वही बिल्डिंग नंबर, फर्स्ट फ्लोर जामा मस्जिद ट्रस्ट, 26/9/2019। ठीक है, आदिल नजीर अहमद तुंगेकर, इसका दूसरा घर का एक हिस्सा है 8.36 मीटर, जिसकी वैल्यू बताई गई है 11,64,380 रुपया, ड्यूटी जो भरी गई है 58,500 रुपया। अब इसके अंदर कमाल यह है कि इसके अंदर कुछ रिसीप्ट जो है वो जामा मस्जिद की तरफ से अलॉट की गई है। इस तरीके की बात आती है, अगर नहीं होती तो जाहिर सी बात है कि ये इतने बड़े स्कैम के अंदर जो चीज़ें, जो रजिस्टर्ड पेपर्स हमारे पास है, वो उस पर ऑब्जेक्शन होता, यानी कि अब तक ऑब्जेक्शन नहीं है, यानी कि उन सारी चीज़ों को लेकर के मान ली गई। यानी कि इससे एक चीज़ साफ है कि आने वाले दिनों में अगर कोई डेवलपमेंट होता है तो वो 800 फुट के रूम के अंदर एक की जगह पर 3 हिस्से मिले, यानी कि 800 अगर उनका एरिया है तो वो बढ़ा करके बिल्डर देगा, शायद 2 दे, 3 दे, लेकिन वो 3 के अलावा 2 हिस्से और मिलेंगे। यानी कि ये सारा एक स्कैम है। साथ ही साथ जामा मस्जिद के अंदर एक ये स्कीम है। स्कीम ये साफ बताती है कि कुछ घर जो है वो बेवाओं के लिए रखे जाते हैं, लेकिन नजीर तुंगेकर साहब ने उस बेवाओं की स्कीम का एक फ्लैट जो है वो अपनी बेटी को खरीदवा दिया है। अल्लाह उनकी बच्ची का जो ताज है वो हमेशा सलामत रखे, हमारे बच्चे की तरह है। लेकिन ये जो कौम को आप लूट रहे हो, ये समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से ये स्कैम्स है, और ये स्कैम्स ऑन पेपर है। मतलब उनकी डेयरिंग्स इतनी है कि वो इतने बड़े कुदरत रखने वाले हो गए जामा मस्जिद ट्रस्टी के बाद में कि वो उन्होंने माना है कि हमारा कोई कुछ कर नहीं सकता। साथ ही साथ जामा मस्जिद के अंडर में आता है बड़ा कब्रिस्तान। उस बड़ा कब्रिस्तान के अंदर उनके तकरीबन 42 ओटे उन्होंने अपने नाम पे रखे हैं। किसने? नजीर अहमद तुंगेकर ने। अब वो 42 ओटे कहाँ से आए उनका कोई हिसाब नहीं है। जो जानकार है वो बताते हैं कि उनके 2 ओटे थे, यानी कि अब ये 42 ओटों का मसला, मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर जिस तरीके से कब्रें बिक रही है और 8-8, 10-10, 12-12 लाख में बिक रही है, यानी कि 4-4.25 करोड़ का माल सेफ हो गया है।
आने वाले 5-10 साल में बेचेंगे तो शायद और बड़ा स्कैम होगा। तो ये सोच रख करके उन्होंने ये 42 कब्रें ली है, किस तरह अलॉट कराया है। अगर उनके पास 42 कब्रें पहले से ही थी तो मैं ये चाहता हूं कि वो रिकॉर्ड उन ट्रस्टियों को बताए जिन लोगों ने इस पे ये आरोप लगाया है कि 42 कब्रें इनकी पहले से थी, तो वो ट्रैक रिकॉर्ड दिखाए। जो जामा मस्जिद के अंदर रिकॉर्ड बुक थी, हमारी जानकारी के हिसाब से ये भी बताया जा रहा है कि उसमें काफ़ी हेरफेर किया गया है, जिसको लेकर के उस बुक्स को भी हटा दिया गया है। अगर वो कहते हैं कि हमारे पास वो पूरी ही चीज़ें हैं, तो खुद जामा मस्जिद के पुराने जो ट्रस्टी है, एक्स ट्रस्टीज, वो हाई कोर्ट तक गए थे। हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया है कि उन्हें हिसाब भी बताया जाए, कुछ पेपर्स दिखाए जाए, लेकिन उस मामले में जामा मस्जिद खामोश है। उसकी शिकायत वक्फ चेयरमैन और सीओ साहब से की गई, लेकिन उस मामले में हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है उसका उल्लंघन करते हुए आज तक चीजें नहीं दिखाई गई है। ना ही जामा मस्जिद चेयरमैन ने या ट्रस्ट ने, वक्फ बोर्ड ने, माफ करिएगा, चेयरमैन ने और सीओ ने कभी उस पर कोई दाद फरियाद सुनी है किसी की। हर बार यहाँ से औरंगाबाद तक या अलग अलग मीटिंग्स में बुलाते हैं, लोग हजारों खर्च करते हैं, हाँ हम देखेंगे, हम करेंगे, वो चले जाते हैं। और आप बाद में अगर पता करोगे तो पता चला कभी चेयरमैन साहब दावत खाने पहुंचते हैं, तो कभी सीओ साहब के पास कोई अलग दोस्तों के थ्रू उनकी मीटिंग्स होती है। एक कॉमन बंदा है जो लगातार कभी हमको औरंगाबाद के अंदर दिखता है, कभी सीओ साहब की कैबिन में दिखता है, तो कभी वो जामा मस्जिद के एक्स चेयरमैन और उनके दोस्तों के साथ समझ में दिखता है। तो हमारी ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या वो मिडलमैन इतना पावरफुल है कि उसने सभी को दबा दिया है, या सीओ साहब की या चेयरमैन साहब की ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसको लेकर के वो भी खामोश बैठे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है इस पूरे मामले के।